हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोएम फॉर इंटरमीडिएट क्लास अ लामेंट। टाइटल है पोएम का अ लामेंट। और फ्रेंड्स, जो लामेंट है, लामेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विलाप। और विलाप किसे कहते हैं? विलाप होता है रोना, और इसको आप दूसरा नाम देते हैं रुदन। क्लियर? एक्चुअल में ये जो पोएम है ये कवि के जीवन की निराशा और असफलता को बताती है। और ऐसा लग रहा है जैसे कवि जीवन के अंतिम समय में है, और ऐसी ही कुछ फीलिंग्स पोएम में यहाँ पोएट ने एक्सप्रेस की हैं। और पोएट है इसके पीबी शैली, यानी पर्सी बिश शैली। और पोएट का अगर आप लाइफ स्पेन देखें 1792 टू 1822, ओनली 30 ईयर्स। और एक्चुअल में तो ये बिफोर 30 ईयर्स, 26 ईयर्स और प्लस सम मंथ्स, शायद 4 या 5 मंथ्स थे, यानी 26.5 साल की एज, 29 साल की एज में ये जो पोएट हैं वो एक्सपायर हो गए थे। और 29-30 साल की एज कोई बड़ी एज नहीं होती। और इवन लिटरेचर में तो जहाँ करियर ही लेट शुरू होता है, और अगर पोएट की बात करें तो पोएट 30 की एज से भी पहले वो चले गए थे, इस दुनिया को छोड़ गए थे। लेकिन अब आज के टाइम में भी पोएट का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और कुछ अबाउट द पोएट यहाँ देख लेते हैं हम। पर्सी बिश शैली, अ ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट। एक पीरियड रहा है इंग्लिश पोएट्री में, जिसको इंग्लिश लिटरेचर में जिसको रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। और उस रोमांटिक पीरियड के एक नोटेबल ये राइटर थे, नोटेबल पोएट थे। इन्हीं के साथ साथ इन्हीं के समकालीन जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ और पीवी शैली, ये तीन जो नाम हैं, ये बड़े बड़े जो राइटर हैं रोमांटिक एज के, उनमें ये तीनों नाम बड़ी इज्जत के साथ लिए जाते हैं। नोटेड फॉर हिज स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट। और सबसे बड़ी बात यह है पोएट की कि जो पोएट की भावना थी वो स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट, वो एक विद्रोह की भावना थी। मीन्स पोएट एक विद्रोही कवि ये कहे जाते हैं। दिस लिरिकल जीनियस एंड हिज पावरफुल इमेजिनेशन। और लिरिकल जीनियस, और उनमें जो कविता करने का जो गुण और उनकी जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, वो क्या थी? बड़ी पावरफुल। मीन्स एक उच्च दर्जे की एक इमेजिनेशन की जो क्वालिटी थी वो राइटर में थी, पोएट में थी। इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रांस की जो क्रांति थी फ्रेंड्स, उससे प्रेरित होकर ही अपोज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रूअल्टी एंड अप्रेशन। और उन्होंने जो क्रूअल्टी और अप्रेशन, दमन और अत्याचार की जो भावनाएं थी, उनका विरोध किया। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर प्रीचिंग अथीज्म। और उन्होंने एक पैम्पलेट निकाला था, नेसेसिटी ऑफ अथीज्म, जिसका टाइटल था मीन्स हम क्यों अथीज्म बने। मीन्स प्रीचिंग अथीज्म। अथीज्म कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करना, वो अथीज्म होता है। और ईश्वर की सत्ता में जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता उसको अथीस्ट कहा जाता है। तो प्रीचिंग अथीज्म, अथीज्म पर उन्होंने भाषण दिया, एक प्रीच किया, एक पैम्पलेट निकाला, और इसी के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको डिबार कर दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। He fight against social and political wrongs, earned for him the hostility of the conservative society, sections of society. और उन्होंने जो समाज में सामाजिक और राजनीतिक जो गलत काम हो रहे थे उनका विरोध किया। और जो समाज की एक कंजर्वेटिव सेक्शन था, रूढ़िवादी जो सेक्शन था, उसका
उसके भी अगेंस्ट थे। स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद हिज फादर, फादर के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, पहली मैरिज वो सक्सेस नहीं हुई, एंड फाइनेंशियल ट्रबल एडेड टू हिज अनहैप्पीनेस, और जो पैसे की तंगी थी उसने राइटर के जीवन में अनहैप्पीनेस जो है मीन्स वो ऐसी भावनाएं हैं जिन्होंने राइटर के मन में दुख को जन्म दिया। ही लेफ्ट इंग्लैंड इन डिस्गस्ट एंड डिस्पेयर, घृणा से और निराशा में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया और इटली में सेटल हो गए। He presented his grand vision of a new world ruled by love in his great work Prometheus and Mount, और उन्होंने उनका एक महान ये वर्क था प्रोमेथियस एंड माउंट। इसमें उन्होंने कल्पना की है, किसकी कल्पना की है? एक नए संसार की जहाँ प्रेम ही प्रेम हो। His health broke down under the pressure of his cares and anxieties, और जो चिंता उनके मन में रहती थी उससे स्वास्थ्य खराब होने लगा। And while still young in age, और चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ ऊपर। And while still young in under the pressure of his care and anxieties, and while still young in age, ये age लिखा है, he felt old and weak in spirit, और जबकि वो यंग थे, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन्हें ओल्ड महसूस होने लगा, मीन्स वो बुढ़ापा महसूस करने लगे, और उनकी जो आत्मा है, जो मनोबल है, वो कमज़ोर पड़ गया। लाइक कीट्स हिज कंटेम्पोरेरी, उनका जो एक समकालीन कवि थे जॉन कीट्स, ही हैड फियर्स ऑफ ए प्रीमेच्योर डेथ, और उन्हें एक प्रीमेच्योर डेथ का एक डर सताने लगा, ऐसा लगने लगा कि वो अपने समय से पहले ही मर जाएंगे। एंड ये बात जो है वो सत्य भी हुई। दो इन एन अनएक्सपेक्टेड एंड ट्रेजिक मैनर, और बड़े एक दर्दनाक तरीके से 1822 में एट द एज ऑफ 29 मीन्स 29 साल की अवस्था में वो डूब गए वाइल सेलिंग इन ए स्टॉर्म। एक बोटिंग कर रहे थे, 2-3 लोग थे, तो वो कहीं से लौट रहे थे एक्चुअल में, तो जो नाव है वो तूफान में फंस गई और वो डूब गए। और कहाँ डूबे? द स्पिरिट ऑफ स्पेजा इन द गल्फ ऑफ स्पेजा इन इटली। तो ये तो हमने ऑथर के बारे में पढ़ा। अब अबाउट द पोएम भी हम पढ़ लेते हैं। पोएम लामेंट रिटन इन 1821। देखिए राइटर की डेथ से कुछ समय पहले ही ये पोएम लिखी गई, क्योंकि 22 में तो राइटर जो है, जो ऑथर हैं, वो एक्सपायर हो गए थे, डूब गए थे। shows that Sally, though only 28 at the time, यद्यपि वो उस समय 28 साल के थे, realized that he would not live long, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब वो लंबे समय जिंदा नहीं रहेंगे। His youth had deserted him, और जो उनकी जवानी थी उसने उन्हें छोड़ दिया था। And he was now incapable of enjoying the pressure offered by life and nature, और वो अब incapable थे, वो समर्थ नहीं थे of enjoying the pressure offered by life and nature, और जीवन ने और प्रकृति ने उन्हें जो प्रेशर दिया है अब वो उसको सहन करने के लायक नहीं थे। The awareness of old age having come before its time leads to a cry of despair, और जो बुढ़ापे की जो आने की जो वो आहट है उसने उन्हें निराश कर दिया। But the music of the poem represents the triumph of Shelley's lyrical power, लेकिन इस पोएम में जो म्यूजिकल पोएम है, बड़ी प्यारी पोएम है, बड़ी रिदमिक पोएम है, और इसने जो है राइटर की मीन्स शैली की एक जो लिरिकल पावर है उसको बड़े अच्छे से दर्शाया है। क्लियर? तो चलो डिसाइड करते हैं पोएम। ओनली 2 स्टेंजाज की पोएम है। पहला स्टेंजा हम पढ़ते हैं।
O world, O life, O time, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. O world, O life, O time. देखिए पहली लाइन की अगर बात करें तो इसमें राइटर संबोधित कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि डेथ जो है उनकी निकट है, और वो एड्रेस कर रहे हैं, वो संबोधित कर रहे हैं। किसको संबोधित कर रहे हैं? वर्ल्ड को, संसार को, जीवन को और समय को। अगर हम यहाँ फिगर स्पीच की बात करें तो हमें अपस्ट्रफी दिखती है, क्योंकि सीधा सा डायरेक्ट एड्रेस हमें यहाँ दिख रहा है। क्लियर? तो वो समय को, जीवन को और इस संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, और कह रहे हैं कि जिसके लास्ट स्टेप्स पर, जिसके अंतिम स्टेप पर, मीन्स अंतिम सीढ़ी पर मैं खड़ा हुआ हूँ। अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय, जिसके लास्ट स्टेप पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मीन्स मेरा अंत निकट है, और अपने जीवन की तुलना वे एक सीढ़ी से कर रहे हैं, और ये कल्पना कर रहे हैं कि वे उस सीढ़ी के अंतिम पग पर खड़े हैं। क्लियर है दोनों लाइन? ट्रैम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और कह रहे हैं कि मैं कांप रहा हूँ, और कांप रहा हूँ कैसे? समय में कांप रहा हूँ कि वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कि जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ करता था, और कैसे बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ा होता था, संसार में दृढ़तापूर्वक खड़े रहते थे, लेकिन अब क्या है? अब मैं एक वृद्ध मनुष्य के समान कांप रहा हूँ। क्लियर है फ्रेंड्स? When will return the glory of your prime, और फिर वो एक प्रश्न पूछते हैं और निराश हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, और एक प्रश्न पूछते हैं कि जीवन के आनंद की ताजगी वो मुझे कब मिलेगी, और जो मेरा वैभव है, ग्लोरी कहते हैं वैभव को, प्राइम कहते हैं यूथ को, और मेरा जो वैभव है, जो मैंने देखा है, मीन्स जो यौवन में अपनी जवानी के दिनों का जो वैभव है मेरा, वो कब लौटेगा। लेकिन क्या जवाब मिलता है? नो मोर, ओ नेवर मोर, और कहते हैं कि अब वो सदा के लिए चला गया है और कभी भी लौट कर नहीं आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? वो एक बार और देखते हैं स्टेंजा को। वो वर्ल्ड को, लाइफ को और टाइम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं जीवन के, जो ये जीवन रूपी एक लैडर है, इसके मैं अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हूँ, अंतिम डंडे पर खड़ा हूँ, और मैं यहाँ कांप रहा हूँ, जहाँ कभी पहले मैं दृढ़ता के साथ खड़ा रहता था, लेकिन अब मैं एक बूढ़े आदमी के समान कांप रहा हूँ। और मेरे जीवन का जो वैभव है, जो गौरव है, जो मैंने अच्छे दिन बिताए हैं, वो कब लौट कर आएंगे? वो अब लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि वो अच्छे दिन चले गए हैं। क्लियर? फर्स्ट स्टेंजा क्लियर हुआ। चलिए सेकंड स्टेंजा लेते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कि सारा दिन, मीन्स कभी जीवन के दिन और रात को कह रहे हैं कि दिन और रात मैं क्या हूँ? अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, मेरे दिन और रात में जो जॉय है, जो आनंद है, वो चला गया है। मीन्स अब मुझे दिन और रात मेरे लिए आनंद से रहित हैं, और मैं उदास हूँ, और अब कोई आनंद मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे पास अब केवल निराशा है। Fresh spring and summer and winter hover, move my faint heart with grief, but with delight no more, oh never more. Fresh spring, खिलता हुआ वसंत, एंड समर, और चमकता हुआ ग्रीष्म काल, चमकता हुआ गर्मी का मौसम, एंड विंटर हो, और कुहासे से भरी हुई शीत ऋतु,
होर कहते हैं फ्रेंड्स फ्रस्ट को, ठीक, धुंध को। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं होर, ये क्या होता है? धुंध, कुहासा, जिसे हम फॉग कहते हैं। और जो फॉगी विंटर है, कह रहे हैं कि अब जो फ्रेश स्प्रिंग है, ताजगी से भरी हुई बसंत ऋतु है, और जो समर ऋतु है मीन्स जो ग्रीष्म काल है, मीन्स जो सनी समर है, और जो फोगी विंटर है, वो मुझे अब कोई भी आनंद नहीं देंगी, कोई भी आनंद मुझे नहीं देती। मीन्स अब मुझे प्रकृति में भी, प्रकृति की जो सुंदरता है उसमें भी मुझे अब कोई आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट नो मोर, ओ नेवर मोर। और अब जो मेरा हृदय है वो क्या दे रहा है? वो मुझे केवल दुख और निराशा को ही बढ़ा रहा है। मीन्स जो प्रकृति की सुंदरता जो मुझे भूतकाल में आनंद दिया करती थी, अब मुझे क्या कर रही है? अब मेरे हृदय में वो दुख और निराशा को ही बढ़ा रही है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। क्लियर? फेंट हार्ट मीन्स मेरा निराश हृदय, मेरा दुखी हृदय, मेरा धूमिल हृदय। और जो डिलाइट है, जो आनंद है, नो मोर ओ नेवर मोर। और अब मेरे हृदय में जो रोमांच कर देने वाले शब्द थे, जो मेरे हृदय में रोमांच कर देने वाली भावनाएं थी, वो अब नहीं है, वो अब चली गई हैं, नेवर मोर, और कभी भी लौट कर नहीं आएंगी। क्लियर? कि दिन रात जो मुझे आनंद प्राप्त होता था, जो प्रकृति है, प्रकृति मुझे जो आनंद देती थी, बसंत ऋतु, समर और विंटर से मुझे जो आनंद प्राप्त होता था मेरे हृदय को, अब वो दुख से भर रही है। मीन्स उन प्राकृतिक मौसम में भी, उस प्राकृतिक दृश्य में भी मुझे कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। और अब जो मेरा जो डिलाइट है, वो मेरा जो आनंद है, वो अब समाप्त हो गया है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए ग्लॉसरी दिखा देता हूँ मैं इसकी आपको। वर्ल्ड, लाइफ और टाइम, देखिए पहले ये एक्सप्रेस किया हुआ है राइटर ने कि दीज वर्ड्स कम आउट ऑफ द बिटर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द पोएट्स हार्ट। बिल्कुल गहन दुख में ये वर्ड्स आ रहे हैं। दे आर फुल ऑफ पैथोस बिकॉज द पोएट फील्स दैट ही हैज़ कम टू एन एंड ऑफ हिज लाइफ एंड टाइम इन दिस वर्ल्ड, on whose last steps I climbed, trembling at the where I had stood before the glory of your prime। मैं इस जीवन के बीते हिस्से में अनुभव की गई खुशी की ताजगी, तो ये जो मैं ग्लॉसरी दिखा रहा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ साथ आप दूसरा काम कर सकते हैं, इन वर्ड्स को किसी नोटबुक में लिख के भी आप लर्न कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या होता है, जितनी हमारी वर्ड पावर अच्छी होती है उतनी हमारी इंग्लिश अच्छी होती है। क्लियर? इमेजिन करें कि आपके पास वर्ड्स ही नहीं है, आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? इंग्लिश में आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम आती है कि आपके पास वर्ड्स ही नहीं मिलते। तो सबसे बड़ा मैटर है ग्लॉसरी, वोकैब, जिसको हम कह देते हैं वोकेबलरी। तो जो वोकेबलरी है मीन्स जो आपकी वर्ड पावर है वही आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपने आइडियाज़ कैसे एक्सप्रेस करें? हम आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, लेकिन हमें वर्ड्स जो हैं वो नहीं हमारे पास होते, नहीं हमें निकलते। तो इसके लिए अच्छा होता है कि आप अपना जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके नीचे जो भी ग्लॉसरी दी गई है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आप लर्न करें। और साथ साथ आप, एक वर्ल्ड फेमस बुक है वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस की है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। और उसको बड़ा सिंप्लीफाई किया है मैंने। उस बुक की खास बात ये है फ्रेंड्स कि जो भी उस बुक को पढ़ लेता है वर्ड हमेशा के लिए उसको लर्न हो जाते हैं। आप एक बार बुक पढ़ लेंगे तो आपकी वर्ड पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसको भी मैंने सिंप्लीफाई किया है, पूरी जो बुक है वो सॉल्व की हुई है। और वर्ड पावर मेड इजी के नाम से ही वो चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में पड़ी है, लगभग 47 वीडियोस उसकी मैंने बनाई है, हर सेशन पे, हर चैप्टर पे एक वीडियो। आप चाहें तो उसको भी
एक एक दिन में आप कल अगर कर लें तो आप लगभग 2-2.5 महीने में आपकी जो वर्ड पावर है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कोई प्रोज लेंगे, प्रोज का कोई लेसन लेंगे या पोएम लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।